अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 90। यूँ समझ लें कि वो शहरी लड़की बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से टालना बहुत ज़रूरी था। मैं उन लोगों के साथ किसी किस्म की धोखाबाजी नहीं करना चाहता था। मैं अभी इस किस्म की अय्याशियों में पड़ने की हालत में नहीं था। रात को उन औरतों में से एक जो मुझे यहाँ लाई थी, मुझे खाना देने आई और मेरे पास बैठ गई। वो भी जवान औरत थी और शक्ल व सूरत भी अच्छी थी। चूँकि ये लोग पैदल कई मील चलते थे और औरतें भी मेहनत और मुशक्क़त करती थीं, इसलिए उनके जिस्म बहुत अच्छे लगते थे। ये औरत जो मेरे पास बैठी हुई थी, जिस्म की साख़त के लिहाज से जाज़बे नज़र थी, लेकिन उसके अंदाज में कुछ ऐसा खलूस और कुछ ऐसी बेसाख्तगी थी कि मैं उसे सिर्फ़ एहतराम की नज़र से देख रहा था। आज फूला को देखा था। उसने मुझे मैनी खेद नज़रों से देखते हुए कहा। कहाँ देखा था? मैंने उसका मतलब समझते हुए पूछा। पहले उसे कभी नहीं देखा था, पहले कभी उस जगह नहीं देखा था जहाँ आज देखा है, उसने फिर कहा। फिर उसे कभी वहाँ नहीं देखोगी, मैंने कहा। तुमने ये बात क्यों कही है? इसलिए कि फूला अच्छी लड़की नहीं, उसने कहा। ऐसे लगता है जैसे वो हम में से नहीं। हो सकता है कि वो तुम में से ना हो, मैंने कहा। तुम्हारी औरतें शहरों में जाती रहती हैं और मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या करती हैं। फूला की माँ भी इसी कबीले की औरत थी। बात तो कुछ ऐसे ही लगती है, उसने कहा। मैं जो बात तुम्हें बता रही हूँ वो समझो। ये लड़की हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, हमें तो कुछ समझती ही नहीं। ये ना समझ बैठना कि फूला तुम्हें चाहती है। ये अपने आप को शहजादी समझती है। बात वही निकली जो मैंने पहले भी कही है कि फूला शहरी लड़की बनने की कोशिश कर रही थी। उसका इज़हार उसने खुद ही दूसरे दिन कर दिया। दिन का वक़्त था, कबीले के लोग इधर उधर निकल गए थे। मैं खैमे में था। फूला मेरे लिए खाना लाई और बैठ गई। उसने बड़ी बेतकल्फ़ी से बातें शुरू कर दी। उसने एक गिला तो ये किया कि मैं उसके साथ बात नहीं करता। फिर उसने इज़हार मोहब्बत शुरू कर दिया। उसके लिए उसने तहमीद बांधने की ज़रूरत ना समझी। ये उस फ़िज़ा का असर था जिसमें वो पल कर जवान हुई थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। तुम यहाँ से कब जाओगे? उसने मुझसे पूछा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने जवाब दिया। अब हमेशा यहीं रहूँगा। वो इस तरह हंसी जैसे मैंने मजाक किया हो। मैं ठीक कह रहा हूँ फूला, मैंने कहा। जरी बाबा ने मुझे अपने साथ रख लिया है। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? उसने पूछा। ये तो जंगली जानवरों जैसी ज़िंदगी है। तुम शहर की ज़िंदगी छोड़कर यहाँ किस तरह रहोगे? क्या तुम शहर के रहने वाले नहीं हो? रह लूँगा फूला, मैंने कहा। नहीं रह सका तो चला जाऊँगा। अभी चले जाओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो, उसने कहा। जब उसने ये बात कही तो मैं जान गया कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। मुझे ये शक भी हुआ कि इन लोगों ने इसे बचपन में अगवा किया होगा और अपने पास रख लिया होगा, और इसी वजह से इसे खाना बदोशों की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। तुम चाहती क्या हो फूला? मैंने पूछा। मैं शहर में रहना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया और पूछा। क्या तुम मुझे शहर के किसी घर में आबाद होने के काबिल नहीं समझते? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तुम्हें शहर की चकाचौंध अच्छी लगती है और मुझे ये सादा सी ज़िंदगी पसंद है। लानत भेजो इस ज़िंदगी पर, उसने कहा। मुझे अपने साथ शहर की तरफ ले चलो। उसकी बातें ऐसी अहमकाना थी कि मैंने संजीदगी से सोचना छोड़ दिया और उसे वैसे ही टाल दिया। वो टल तो गई, लेकिन जितना मैं उसके मतलब गैर संजीदा था, उससे कहीं ज़्यादा वो मेरे मतलब और मेरे साथ शहर जाने में संजीदा थी। उसी शाम को मैं टहलता टहलता ज़रा दूर निकल गया तो फूला वहाँ पहुँच गई। उसने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने उसे टालने या धतकारने की ज़रूरत महसूस ना की। उसकी बजाय उसके साथ बातें करने लगा। मेरी बातें ऐसी थी जिनसे वह समझी कि मैं उससे मुतासर हो गया हूँ।
रुपया पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हें दिल की बात बता रही हूँ। हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, शहरों में जाते हैं। कई शहरी जवान और अमीरजादे मेरे सामने आए हैं। वो मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं समझती थी कि वो क्या चाहते हैं। मैं अपने दिल में किसी की मोहब्बत को बसाना चाहती थी और मैं कहती थी कि वो मुझसे दिली मोहब्बत करे और मेरे साथ शादी कर ले। उनमें से कोई भी मेरे दिल को अच्छा ना लगा। सब मतलब के यार थे। तुम एक आदमी नज़र आए हो जिसे देखते ही मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है। लेकिन फूला, मैंने कहा, मैं इतना अमीर तो नहीं। तुम्हें तो कोई अमीर ज़्यादा चाहिए। मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। वो कैसे? मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा। हम लोग जंगल के भेदी हैं, उसने कहा। हम सांपों और बिच्छुओं में रहते हैं। ऐसे ऐसे जहरीले सांप देखे हैं कि ऐसा सांप किसी को डस ले तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाता है। हमें सांप और बिच्छू डसते रहते हैं, लेकिन हम में से कोई मरता नहीं। हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सबसे ज़्यादा जहरीले सांप के जहर को भी बेकार कर देती हैं। कबीले की औरतें जंगलों में फिरती रहती हैं, वो जड़ी बूटियां ढूंढती हैं। एक बूटी ऐसी है जो ज़मीन के नीचे होती है। उस बूटी की खूबी ये है कि उसे लोहे पर रगड़ो तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन ये बूटी मिलती नहीं। ज़मीन में मौजूद है। उसकी 1-2 निशानियां हैं। जहां ये बूटी ज़मीन के नीचे होगी, उस जगह बहुत से सांप और बिच्छू भी होंगे। जिस जगह ये बूटी होती है, वहां ऊपर मिट्टी का रंग ज़रा मुख्तलिफ होता है। कई बार ऐसा हुआ कि बूटी का सुराग मिल गया। जिस किसी ने वहां से ज़मीन खोदी, उसे काले बिच्छू या उड़ने वाले सांप ने डस लिया। मैंने उसका भेद पा लिया है। अगर तुम हिम्मत करो तो ये बूटी मिल सकती है। क्या तुम मुझे सांपों से मरवाना चाहती हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हारे पास राइफल है। वहां जाकर तुम 1 या 2 गोलियां चलाओगे तो सांप और बिच्छू डर कर भाग जाएंगे या ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। तुम वहीं खड़े रहना, मैं अपने हाथ से बूटी निकालूंगी और फिर हम शहर चले जाएंगे। मेरे लिए उसकी बातें बड़ी दिलचस्प थीं। मैं इस तरह सुनता रहा जिस तरह छोटा सा बच्चा कोई सनसीखेज कहानी सुनाता है। उन लोगों में और देहात के लोगों में भी इस किस्म की हकायतें और रवायतें बहुत मशहूर थीं और लोग उन्हें सच मानते थे। उड़ने वाला सांप भी मशहूर था जो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सब कहते थे कि उड़ने वाला सांप होता है। मुझे यकीन हो गया कि इस लड़की का दिमागी तवाज़न सही नहीं। मैंने उसी रात जरी बाबा से फूला के मतलब बात की और कहा कि इस लड़की का दिमाग ठीक मालूम नहीं होता। दिमाग तो उसका ठीक है, जरी बाबा ने कहा, बातें पागलों जैसी करती है। हम उसे अब शहर नहीं जाने देते। अब ये बहुत परेशान होगी क्योंकि कोई शहर करीब नहीं। तुम उसकी बातें सुन लिया करो। जरी बाबा की ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ कि उसने मुझ पर शक नहीं किया। मैंने कबीले के 4-5 आदमियों को डाका जनी और राहजनी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एक रोज़ जरी बाबा ने मुझे कहा कि अब कहीं कोई बड़ी वारदात करके दिखाओ। अगर डाका जनी की वारदात करनी है तो घर की भेदी की ज़रूरत है। मैंने कहा, ये कोई उस्तादी नहीं। जरी बाबा ने कहा, मैं घर भेदी के बगैर डाके डालता रहा हूँ। चलो ऐसे ही सही। मैंने कहा, मैं तुम्हें घर भेदी के बगैर ही किसी साहूकार का घर खाली करके दिखाऊंगा। तय ये हुआ कि कुछ रोज़ बाद एक शहर में किसी के घर डाका डाला जाएगा। अपने 2 आदमियों को शहर भेजना था जिन्होंने ये देखकर आना था कि कौन से घर में वारदात की जाए। मैंने जिस रोज़ जरी बाबा के साथ फूला के मुतल्लिक बात की थी, उससे 4-5 रोज़ बाद का वाक़या है कि फूला मेरे खैमे में आई। मैं तुम्हें एक बात सुनाने आई हूँ, उसने कहा। अगर तुम बूटी हासिल करने से डरते हो तो मैं तुम्हें एक और ज़रिया बताती हूँ जिससे दौलत मिल सकती है। मुझे ये पता चला है कि एक डाकू एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल करके भागा हुआ है। अंग्रेज़ों ने ऐलान किया है कि जो कोई उस आदमी को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा।
उसने हैरत से आंखें खोलकर और हाथ फैलाकर कहा, 10,000 रुपया। तुमने कभी 10,000 रुपया देखा है? इतनी रकम से 2 घड़े भरे जाते हैं। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो कहाँ है? मैंने पूछा। ये तो पता ही नहीं कि उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसका मज़हब और हुलिया क्या है। मैं तुम्हें बताती हूँ, फूला ने कहा। वो मुसलमान है, उसका नाम सिकंदर है, खूबसूरत जवान है और उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है, और मैं ये भी बता सकती हूँ कि वो इसी इलाके में है। फूला की ज़ुबान से ये सुनकर मेरी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन मैंने फूला पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं कितना घबरा गया हूँ। एक घबराहट तो उसकी थी कि 10,000 रुपया इनाम इस जंगल बियाबान में भी मेरे ताक़ब में पहुँच गया था, और ज़्यादा हैरत इस पर हुई कि इस खाना बदोश लड़की को ये सारी मालूमात कहाँ से हासिल हुई। तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं? मैंने पूछा। यहाँ से कुछ दूर शहर के 3 शिकारी एक जगह बैठे हुए थे, फूला ने बताया। मैं उधर बूटी की तलाश में गई थी। हमारी औरतें जंगल में जाती ही रहती हैं, हमें कोई नहीं रोकता। वो तीनों शिकारी इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक अपने साथियों से कह रहा था कि सिकंदर मिल जाए तो समझो 10,000 रुपया मिल गया। मैंने तुम्हें उस डाकू के मुतल्लिक जो बातें बताई हैं, ये मैंने उनसे सुनी थी। मैंने उसकी इस बात पर यकीन ना किया। मुझे शक हुआ कि ये उन शिकारियों के पास गई होगी, और जिस तरह ये मेरे साथ मोहब्बत का इज़हार कर चुकी थी, इसने उनके साथ भी किया होगा। लेकिन मैं समझ ना सका कि उन्होंने ये बात इसे क्यों बताई होगी। मैंने उसकी बात सुन ली और उसे कहा कि उस हुलिये का कोई आदमी कहीं नज़र आया तो मैं उसे पकड़ लूँगा। फूला मेरे खैमे से निकल गई और मेरा सुकून और इत्मीनान भी उसके साथ ही निकल गया। दिमाग में यही एक कांटा उतर गया कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस खाना बदोश लड़की को मेरे मुतल्लिक बताया है। ये मैंने अक्लमंदी की थी कि उन लोगों को अपना नाम गलत बताया था। मैं रात भर सो ना सका। सुबह हुई तो मैं बाहर निकला कि फूला कुछ दूर तेज़ तेज़ जा रही थी। उसकी रफ्तार से साफ पता चलता था कि वो रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक नहीं जा रही। मुझे कुछ शक हुआ। मेरी राइफ़ल मेरे पास आ चुकी थी, जो मैंने बिस्तर के नीचे बिछी हुई घास के नीचे रखी थी। मैंने राइफ़ल निकाली और एमुनेशन के पोचों वाली पेटी कांधे के साथ लटका कर चल पड़ा। छुप कर चलने की बहुत सी जगह थी, टीकरियाँ भी थी, चट्टानें भी और खड्ड भी थे। मैंने फूला से कुछ फासला रखा और नज़र उस पर रखी। वो एक टीकरी की ओट में उजल हो गई। मैं टीकरी के ऊपर चला गया और बैठकर झाड़ियों की ओर से देखा। तकरीबन 2 फरलांग दूर दरख्तों के एक झुंड के नीचे छोटा सा खैमा लगा हुआ था। उसके करीब एक दरख्त के साथ खच्चर बंधी हुई थी। 3 आदमी खैमे से बाहर बैठे हुए थे। उनके सामने आग जल रही थी और आग पर कोई बर्तन रखा हुआ था। वो कोई अमीर ज़ादे थे जो शिकार और पिकनिक पर आए थे। उस ज़माने में कोई अमीर ज़ादा या शहज़ादा ही इतनी दूर पिकनिक पर जाया करता था। मैं देखता रहा। फूला उनके पास पहुंची। उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। मैं सारी बात समझ गया। अब ये मालूम करना कि ये कौन लोग हैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं टीकरी से इस तरह उतरा कि वो मुझे देख ना सके, और वो फूला के साथ मगन हो गए थे। उनके करीब एक और टीकरी थी। मैं उसकी ओट में होकर दबे पांव उसके ऊपर चला गया। ये मट्टी की टेकरी थी, इसलिए उस पर जो घास थी वो खासी ऊंची थी। वहाँ से मुझे अच्छी तरह नज़र आ रहा था। वो तीनों नौजवान थे और अमीर कबीर लगते थे। जिसने फूला का हाथ पकड़ कर बिठाया था वो उठा और फूला का हाथ पकड़ कर उसे उठाया। वो फूला से कुछ कह रहा था जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। वो फूला को एक तरफ ले जाना चाहता था, मगर फूला उसके साथ जाते हुए झिझक रही थी। उसके दोनों साथी उठे और खैमे के अंदर चले गए। जब वो बाहर निकले तो उनके हाथों में बंदूकें थीं। वो एक तरफ को चल पड़े। वो शायद ये तासुर दे रहे थे कि वो जा रहे हैं। जिस नौजवान ने फूला का बाजू पकड़ रखा था वो उसे खैमे तक लाया। वो खैमे के अंदर जाना चाहता था, लेकिन फूला मालूम नहीं क्यों बाहर ही रुक गई। वो खैमे के अंदर नहीं जाना चाहती थी।
وہ اسے خیمے سے تھوڑی دور لے گیا۔ وہ ایک اور ٹیکری کی اوٹ تھی۔ میں ٹیکری سے اترا اور اس ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہ بڑی اچھی جگہ تھی۔ 3 طرف بالکل قریب قریب ٹیکریاں تھیں، صرف ایک طرف سے جگہ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھولاں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور پھولاں اس سے بازو چھڑا رہی تھی۔ میں نے للکارا اور دونوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے رائفل دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی نالی اس نوجوان کی طرف کر رکھی تھی۔ وہیں بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ پھولا تم ادھر آ جاؤ۔ ذرا سوچ کر میں نے پھولا سے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی تو میں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ خوبرو نوجوان تھا۔ یہ خوبصورتی آج کل کے نوجوانوں جیسی نہیں تھی۔ اس زمانے میں مردانہ خوبصورتی کا معیار کچھ اور ہوتا تھا، مثلاً دراز قد اور گٹھا ہوا جسم۔ چہرے کے نقوش بعد میں دیکھے جاتے تھے۔ یہ نوجوان ہر لحاظ سے جاذب نظر تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہے۔ وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس جنگل اور ویرانے میں ایک خانہ بدوش نے اس پر رائفل تان رکھی تھی۔ میں خانہ بدوشوں کے لباس میں تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، زبان بند ہو گئی اور چہرے پر ایسے تاثرات آ گئے جیسے التجا کرنا چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ لڑکی خود ہی ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس نے خوف زدگی کے لہجے میں رک رک کر کہا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھے پھولا کی عزت بے عزتی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پھولا خود ان کے پاس آتی تھی۔ میں اس قبیلے کی عورتوں کو جانتا تھا۔ میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ پھولا کو کس نے بتایا ہے کہ سکندر نام کا ایک آدمی ایک انگریز افسر کو قتل کر کے بھاگا ہوا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے 10,000 روپیہ انعام مقرر ہے۔ میں نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ تم نے لڑکی کو بھیج دیا ہے، اس نے کہا۔ اسے بلا کر پوچھو، کہتی تھی مجھے شہر لے چلو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اور تم یہاں اسے شادی کرنے کے لیے لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں رہنے والا پنجاب کا ہوں، اس نے جواب دیا اور ایک قصبے کا نام لے کر کہا۔ میرے والد صاحب وہاں کے تھانے میں انسپکٹر ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ فضل حسین، اس نے جواب دیا۔ انسپکٹر فضل حسین تھانے کے انچارج ہیں؟ انسپکٹر فضل حسین کا نام سن کر مجھے دھچکا لگا۔ یہ وہی انسپکٹر تھا جس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ مجھے زندہ پکڑے گا۔ اس نے مجھے جس روز میرا اس کا آمنا سامنا ہوا تھا، اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ وہ میری شست میں تھا اور میں نے اس پر گولی نہیں چلائی تھی۔ ایک ہی بار کئی خیال ذہن میں آ گئے، جن میں ایک یہ تھا کہ اس نوجوان کو پکڑ کر یرغمال بنا لوں اور فضل حسین کو پیغام بھیجوں کہ تم مجھے زندہ پکڑنا چاہتے ہو، پہلے اپنے بیٹے کو مجھ سے زندہ چھڑاؤ، لیکن 15,000 روپیہ نقد ساتھ لانا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے رقم نہ مانگوں، اس کی بجائے اسے بلا کر کوئی اور سودا کروں، مثلا یہ کہ وہ مجھے پکڑنے کا ارادہ دل سے نکال دے۔ لیکن یہ خیال بھی آ گیا، میں اکیلا ہوں، ان خانہ بدوشوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پولیس ان پر حملے کے انداز کا چھاپا مار کر مجھے پکڑ سکتی ہے، اور میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوں۔ اس نے کہا کہ جسے تم لوگ چھوٹا تھانے دار کہا کرتے ہو، یک لک اس کی آواز تھانے دار جیسی ہو گئی۔ کہنے لگا، سوچ لو میں چھوٹا تھانے دار ہوں اور میرا باپ تھانے دار سے بھی بڑا ہے، تمہارا قبیلہ اندر ہو جائے گا، اور یہ بھی سوچ لو تمہاری جوان لڑکیوں کے ساتھ پولیس کیا سلوک کرے گی۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، میں نے اسے کہا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف چل پڑا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ رائفل پھینک دو، یہ ایک للکار تھی جو مجھے اپنے عقب میں سنائی دی۔ رگوں میں خون جم گیا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کو گھوما۔ یہ خطرہ بھی محسوس ہوا کہ میں گھوموں گا تو یہ ASI مجھے دبوچ لے گا۔ میں چوکنا ہو کر گھوما۔ وہ 2 نوجوان تھے جو اسی کے ساتھی تھے۔ وہ دونوں بندوقیں اٹھا کر کسی اور طرف چلے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے ساتھی کو پھولا کے ساتھ اکیلا چھوڑنے کے خیال سے چلے گئے تھے۔ وہ اچانک آ گئے تھے۔ میں نے پھولا کو وہاں سے بھیج کر غلطی کی تھی۔ اسی نے ان دونوں لڑکوں کو بتایا ہوگا کہ ان کا ساتھی پھنس گیا ہے۔ وہ دونوں کے پاس
दो नाली बंदूकें थी जो उन्होंने मुझ पर तानी हुई थी। ज़्यादा सोचने का वक़्त नहीं था। मुझे ये फ़ायदा हासिल था कि मैंने पुलिस की खसूसी ट्रेनिंग हासिल की थी। राइफल फेंक दे जांगली, एक नौजवान ने गुस्से से कहा। हम तेरी लाश यहीं दफन करके चले जाएंगे। ऐन उस वक़्त इंस्पेक्टर फजल हुसैन का बेटा मेरी तरफ बढ़ा और वो मुझसे राइफल लेने आया था। मैंने राइफल दोनों हाथों पर उठाकर उसके आगे कर दी जैसे उसे पेश की हो, और मेरे करीब आकर उसने अपने हाथ आगे किए तो मैंने राइफल अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ ली और आगे होकर उसकी नाली ASI के पहलू के साथ लगाकर दबाई। फिर मैं उछलकर उसके पीछे हो गया, एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दिया और बाजू का घेरा तंग करके राइफल की नाली उसके दोनों साथियों की तरफ कर दी। अब चलाओ गोली, मैंने उन्हें कहा। मैंने राइफल की नाली ASI के पेड़ की तरफ कर ली। बंदूकें वहीं फेंक दो, मैंने उन्हें कहा। फौरन। पहले गोली उसे मारूंगा, फिर। वो शहरी लड़के थे, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने बड़े आराम से बंदूकें ज़मीन पर रख दी। इधर आओ, मैंने कहा। यहाँ बैठ जाओ। मैंने ASI को छोड़ दिया और तीनों को इकट्ठे बिठा दिया। उनकी बंदूकें उठाकर अपने पास रख ली। हमें बंदूकें दे दोगे? ASI ने कहा। एक मेरे बाप की और दूसरी उसके बाप की है। तुमने मुझे अपने बाप की और अपने थानेदारी का रूप दिखाया था। मैंने कहा। तुम ASI कब बने हो? मैं डायरेक्ट ASI भर्ती हुआ था, उसने जवाब दिया। मेरे वाले साहब को अंग्रेज़ अफसर बहुत चाहते हैं। मैंने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है और मैं 20 दिनों की छुट्टी पर आया हुआ हूँ। फिर कहाँ जाओगे? मुझे अपने वाले साहब के थाने के साथ वाले इलाके के थाने में तैनात किया गया है, उसने जवाब दिया, और उन्होंने बड़ी कोशिशों से मुझे उस थाने में लगवाया है। ये थाना जो उसने बताया था वडेरे से तकरीबन 20 मील दूर था। दूसरे 2 जागीरदारों के बेटे थे और उन तीनों का गहरा दोस्ताना था। वो यहाँ 3-4 दिन रहने के लिए खैमा लेकर आए थे। बर्तन भी अपने साथ लाए थे। ये सारा सामान खच्चर पर लाद कर लाए थे। इंस्पेक्टर फजल हुसैन के बेटे का नाम मुजफ्फर हुसैन था। ये लड़की तुम्हारे पास किस तरह पहुंची थी? मैंने उनसे पूछा। सुनो भाई, मुजफ्फर ने कहा, तुम इसलिए दलेर और शेर बने हुए हो कि तुम्हारे हाथ में राइफल है। चाहे मुझे गोली मार दो, मैं सच्ची बात ज़रूर कहूँगा। तुम्हारी यही औरतें और यही लड़कियाँ शहर में जाती हैं तो इसी तरह आदमियों को घेर कर उन्हें धोखे देती हैं, और अगर कोई हम जैसा रुपये पैसे वाला आदमी मिल जाए तो अपना आप भी उसके हवाले कर देती हैं। चूँकि तुम इस इलाके में हो इसलिए अपने आप को इतना गैरतमंद ज़ाहिर कर रहे हो, लेकिन तुम इसे धोखा दे रहे हो। मैंने कहा। तुम उसे यहाँ हमारे सामने बिठाकर पूछो, मुजफ्फर ने कहा। जी आज दूसरी दफ़ा हमारे पास आई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमने उसे उसी नज़र से देखा था जिस नज़र से हम इस किस्म की लड़कियों को शहरों में देखा करते हैं। ये मेरे पीछे पड़ गई और मोहब्बत की बातें करने लगी। मैंने इसके जवाब में इसी तरह की बातें शुरू कर दी। ये कहती थी कि मैं इन लोगों में नहीं रहना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने इसके साथ झूठा वादा किया और आज ये फिर आ गई। इसमें शक नहीं कि मैं इसे इधर लाकर ख़राब करना चाहता था। मैंने पहले बताया है कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ये फूला के साथ कैसा ताल्लुक़ कायम करना चाहते थे। मैं तो कोई और भेद लेने की कोशिश में था, लेकिन मुझे ज़रा बचकर बात करनी थी। तुमने इसके साथ ये झूठ क्यों बोला है कि एक डाकू किसी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल करके भागा हुआ है और तुम उसे गिरफ्तारी करके 10,000 रुपया इनाम लोगे? मैंने कहा। इस किस्म का झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई, मुजफ्फर बोला। हम तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम्हारे हाथ में राइफल है, बल्कि इसलिए डरते हैं कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो और ख्वाम ख्वाही गोली चला दोगे। तुमने ये क्या बात की है कि हमने इस लड़की के साथ किसी मफरूर, डाकू या कातिल की बात की है? हम आपस में बातें कर रहे थे और ये पास बैठी सुन रही थी। हमने जो परिंदे उस रोज़ मारे थे वो हम पका रहे थे और उसे कहा था कि बैठो, तुम भी खाना खाकर जाना, और ये बैठी रही और हम बातें करते रहे। कोई ऐसा मफरूर डाकू है? मैंने पूछा। जिसका 10,000 रुपया इनाम मुकर्रर है। हाँ, मुजफ्फर ने जवाब दिया, और ये शक भी है कि वो इसी इलाके में है। उसने एक अंग्रेज़ DSP को कत्ल किया था और भाग गया था।
میرے والد صاحب نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے گرفتار کریں گے۔ مظفر کے دونوں ساتھی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ہر بات مظفر کرتا تھا۔ اس نے میرے متعلق ساری تفصیل سنائی۔ اس کے باپ نے اسے وہ واقعہ بھی سنایا تھا جب میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اگر میں اسے پکڑ لوں، میں نے کہا، تو کیا 10,000 روپیہ مجھے ملے گا یا انعام صرف پولیس والوں کے لیے ہے؟ یہ انعام ہر کسی کے لیے ہے، مظفر نے جواب دیا۔ اگر کوئی کتا بھی اسے پکڑ لے گا تو اس کے مالک کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔